अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट ईयर चैप्टर एंजाइम का पार्ट 3 आज हम कवर करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 एंजाइम के टॉपिक 2.2 मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इससे पहले वाली क्लास में हमने एंजाइम की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया था, और इस टॉपिक का नाम क्या है? मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मतलब कि एंजाइम जो एक एक्टिविटी करता है, कोई भी रिएक्शन करवाता है, तो उसका मैकेनिज़्म क्या होता है, किस तरीके से वो अपनी एक्टिविटी करता है। जब भी कोई एंजाइम एक्टिविटी करता है तो वो इन तमाम स्टेप से होकर गुज़रता है जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि एंजाइम और उसका जो सबस्ट्रेट है। अच्छा, इस टॉपिक में आप वो सब भी समझ सकेंगे जो हमने पीछे एंजाइम्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है, तो उनको भी यहाँ पे मैं बीच में डिस्कस करती रहूँगी। सबसे पहले क्या होता है? एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम, अब यहाँ पे आप देखें, ये एक हमारा एंजाइम है। पीछे हमने पढ़ा था कि एंजाइम जो होता है वो उसका साइज़ हमेशा बड़ा होता है। किससे? सबस्ट्रेट से। सबस्ट्रेट, ये दिस रेड वन इज़ आवर सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट छोटा है और एंजाइम बड़ा है। सबस्ट्रेट होता क्या है? रिएक्टेंट होता है एंजाइम का। तो जब सबस्ट्रेट अपने एंजाइम के साथ बाइंड करता है, किस जगह बाइंड करता है? ये पोजीशन है। सबस्ट्रेट हमेशा एंजाइम पे आके यहाँ पे बाइंड करेगा, क्योंकि यहाँ उसके लिए जगह बनी हुई है। इस पोजीशन को कहा जाता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो एक सबस्ट्रेट आके एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करता है। जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करता है तो एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यानी कि एंजाइम और इसके सबस्ट्रेट की एक कलेक्शन है, ये कलेक्टिव फॉर्म है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ई एस लिखा हुआ है, इसका मतलब है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम और सबस्ट्रेट साथ साथ है। इस लेवल पे आके अब एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी यानी कि रिएक्शन शुरू कर देगा। जब एंजाइम रिएक्शन शुरू कर देगा तो सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। अगला स्टेप, तो यहाँ पे देखें एंजाइम वैसे ही है, लेकिन अब सबस्ट्रेट कहीं गायब हो गया है। सबस्ट्रेट की जगह पर ये दो नई चीज़ें हैं, ये दो जो न्यू थिंग्स आपको यहाँ पे विजिबल है, ये हमारा प्रोडक्ट है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट अभी भी एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। जब एंजाइम में प्रोडक्ट अटैच हो तो उस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट किया जाता है ई फॉर एंजाइम, पी फॉर प्रोडक्ट। अब जब प्रोडक्ट बन गया है तो प्रोडक्ट बनने के बाद उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो एंजाइम के साथ अटैच रहे। तो जैसे ही प्रोडक्ट बनता है तो वो एंजाइम को छोड़ के अलग हो जाता है। प्रोडक्ट बनने के बाद एंजाइम को छोड़ के अलग हो जाता है। तो इस वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एंजाइम अब फिर से अकेला है और एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो फ्री है, यानी कि यहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट अभी मौजूद नहीं है। तो एंजाइम यहाँ पे अलग हो गया और प्रोडक्ट अलग हो गया। तो एंजाइम एंड प्रोडक्ट, ई फॉर एंजाइम, पी फॉर प्रोडक्ट, ये दोनों अलग हो गए और रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पर आप गौर करें तो एंजाइम रिएक्शन के बाद कैसा है और एंजाइम रिएक्शन से पहले कैसा था? एक जैसा था, ठीक है। जैसा एंजाइम रिएक्शन से पहले था वैसे ही एंजाइम रिएक्शन के बाद है। तो ये भी हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था एंजाइम का कि एंजाइम रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होता। एंजाइम जैसा रिएक्शन से पहले होता है, रिएक्शन के बाद भी वैसा ही रहता है। और यही जो खसूसियत है एंजाइम को इस काबिल बनाती है कि एक एंजाइम बार बार यूज़ हो सके। मिसाल के तौर पे अब ये एंजाइम फ्री है ना, तो ये दोबारा से इस फॉर्म में आके सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर हर एंजाइम में ये तमाम स्टेप होते हैं। एंजाइम और उसका सबस्ट्रेट मिलते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पे रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम के साथ अटैच रहता है, जिसे कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स।
देन एंजाइम अलग और उसका प्रोडक्ट अलग हो जाता है। ये तो एक बेसिक मैकेनिज़्म हो गया। इस मैकेनिज़्म तक हम पहुँचे कैसे हैं? इस मैकेनिज़्म तक हम इस तरीके से पहुँचे हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी को लेकर बहुत सारी थ्योरीज़ पेश की गई, लेकिन हम उन तमाम थ्योरीज़ को नहीं पढ़ते जो मोस्ट फेमस थ्योरीज़ हैं या वर्ल्ड वाइड मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरीज़ हैं, उनको हमारी बुक में ऐड किया गया है, उनको हम पढ़ेंगे। पहली थ्योरी है लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल को प्रपोज़ किया था, पेश करने वाले साइंटिस्ट का नाम है फिशर। कब? इन्होंने 1898 में फिशर ने एक थ्योरी दी कि एंजाइम कैसे वर्क करता है, और उस थ्योरी का नाम है लॉक एंड की मॉडल। तो ये साइंटिस्ट का नेम और मॉडल का नेम आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है ये। लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग इसका क्या स्टेटमेंट है? लॉक एंड की मॉडल में फिशर क्या बताते हैं? अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट्स ऑन अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट लाइक अ पर्टिकुलर लॉक कैन बी अनलॉक्ड बाय पर्टिकुलर की। अब इससे इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, इसको समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। तो फिशर के मुताबिक जो एंजाइम होता है वो एक लॉक यानी कि ताले की तरह होता है। एंजाइम एक लॉक यानी कि ताले की तरह होता है, और एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, अब आपको पता है एक्टिव साइट होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, तो एंजाइम का एक्टिव साइट लॉक में मौजूद की होल है। की होल ताले की वो जगह होती है जहाँ चाबी यानी कि की को इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है। तो एक्टिव साइट, एंजाइम का एक्टिव साइट लॉक में मौजूद की होल की जगह पर है, जबकि जो आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट वो क्या है? एक की है। जब आपको ये सब समझ आ गया कि एंजाइम लॉक है और उसका एक्टिव साइट की होल और सबस्ट्रेट क्या है? की। तो लॉक एंड की मॉडल में ये क्या कह रहे हैं कि अब जैसे कि एक जो ताला है वो सिर्फ अपनी ही चाबी से खुल सकता है। पर्टिकुलर लॉक कैन बी अनलॉक्ड बाय पर्टिकुलर की। एक ताला अपने ही चाबी से खुल सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से एक एंजाइम जो है, पर्टिकुलर एंजाइम, वो सिर्फ अपने सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्शन कर सकता है। तो इस मॉडल से हमें ये बात पता चली कि एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्शन कर सकता है, तमाम या बहुत सारे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। यही पॉइंट सेम हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम में भी पढ़ा था कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। एंजाइम बहुत स्पेसिफिक, ख़ास होते हैं, स्पेशल होते हैं। वो हर सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं करते बल्कि किसी एक तरह के सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर भी इसी बात को लॉक एंड की मॉडल के ज़रिए हमें बात पता चली कि पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो एक ख़ास सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्शन करेगा, उसी में वो कैटालिटिक एक्टिविटी करवाएगा, हर सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं करता। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ताला हर चाबी से नहीं खुल सकता। तो दैट्स वाई इस मॉडल को कहा जाता है लॉक एंड की मॉडल, क्योंकि इसमें हम एंजाइम को लॉक समझते हैं और की को जो सबस्ट्रेट है उसको की समझा जाता है। इस मॉडल में एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। या ख़ासकर बात करें एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है उसका शेप और सबस्ट्रेट का शेप, ठीक है, एंजाइम के एक्टिव साइट का शेप और सबस्ट्रेट का शेप कुछ इस तरीके से होते हैं कि इनको कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री उन चीज़ों को हम कहते हैं वो दो चीज़ें जो एक दूसरे की कमी को पूरा कर दें या फिर एक दूसरे में ऐसे फिट हो जाए कि एक दूसरे को कंप्लीट कर दें। तो अब इस कॉम्प्लीमेंट्री समझने के लिए आप ऊपर वाली डायग्राम पे वापस आते हैं। ये है एंजाइम और इसका एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट की शेप को आप देखें और सबस्ट्रेट की आप शेप को देखें। ये दोनों शेप इस तरीके से हैं कि सबस्ट्रेट जब एक्टिव साइट पे आएगा तो सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट को कंप्लीट कर देगा। इसी फिनोमेना को कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री कि जो एंजाइम का एक्टिव साइट है और जो सबस्ट्रेट है ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले, मुकम्मल करने वाले होते हैं। ये हमारी फर्स्ट थ्योरी थी या फर्स्ट मॉडल था जो बताता है एंजाइम कैसे एक्ट करता है। और इस मॉडल के मुताबिक एक एंजाइम सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कर सकता है, बहुत स्पेसिफिक होता है। अब अपने सेकेंड मॉडल की तरफ आते हैं जिसका नाम है इंड्यूस
फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल को पेश करने वाले, प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट है कोशलैंड। कोशलैंड ने 1959 में, ठीक है, 1959 में, यानी कि फिशर के काफ़ी अरसे के बाद 1959 में साइंटिस्ट आए कोशलैंड, और कोशलैंड ने हमें एंजाइम की एक्टिविटी या एंजाइम के एक्शन के एक नया मैकेनिज़्म बताया जो इंड्यूस लॉक एंड की मॉडल से थोड़ा और बेहतर था। इसके अकॉर्डिंग when a substrate binds with enzyme, it causes some conformational changes in enzyme to perform catalytic activity। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब भी सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करता है तो सबस्ट्रेट के बाइंड करने की वजह से एंजाइम में कुछ तब्दीली आती है। कैसी तब्दीली? कन्फॉर्मेशनल चेंजेस। कन्फॉर्मेशनल चेंजेस का मतलब है कि एंजाइम के शेप में कुछ तब्दीलियां आती हैं, और इन तब्दीलियों की वजह से एंजाइम अपने कैटालिटिक एक्टिविटी को करता है, यानी कि रिएक्शन करता है। इसको इस डायग्राम से समझते हैं हम। ये ये जो बड़ा वाला है हमेशा एंजाइम होता है, तो ये हमारा एंजाइम है और ऊपर है सबस्ट्रेट, ठीक है। जब सबस्ट्रेट, अब सेकेंड डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको कि सबस्ट्रेट आकर एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो गया, ठीक है। बाइंड होने के बाद अब क्या है, एंजाइम के शेप में चेंजेस आ गई हैं। ये जो एंजाइम का शेप चेंज हुआ है इसी को हम कहते हैं कन्फॉर्मेशनल चेंज। तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है तो सबस्ट्रेट के बाइंड होने की वजह से एंजाइम में तब्दीलियां हो जाती हैं, एंजाइम के शेप में तब्दीली आ जाती है, जिसे कन्फॉर्मेशनल चेंज कहते हैं। और यही वो वक्त होता है जब एक एंजाइम एक्टिविटी शुरू करता है, कैटालिटिक एक्टिविटी शुरू कर देता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा रेड कलर का एक सिंगल सबस्ट्रेट था, यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड कलर का एक सिंगल सबस्ट्रेट था। रिएक्शन के बाद अब ये 2 डिफरेंट कलर्स के प्रोडक्ट में चेंज हो गया, एक ब्लैक है और एक ब्लू है। ये हमारा क्या है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। पीछे हमने पढ़ा है ना, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। जब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो फिर प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। ये देखें आप, ये जो प्रोडक्ट है ये अलग हो गया, ब्लैक प्रोडक्ट और ब्लू प्रोडक्ट। और अब एंजाइम के साथ क्या हुआ, एंजाइम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। जैसे वो शुरू में था वैसे ही वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया है। जो इसमें तब्दीली हुई थी सबस्ट्रेट के अटैच होने की वजह से, जो भी तब्दीलियां हुई थी प्रोडक्ट के निकलने के बाद, वो तब्दीली भी ख़त्म हो गई है। तो ये है इंड्यूस फिट मॉडल, जो हमें बताता है कि एंजाइम उस वक्त एक्टिविटी करता है जब उसमें कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आती हैं। और इसमें इस मॉडल में एक और पॉइंट याद रखने वाला क्या है, वो ये कि एंजाइम्स आर फ्लेक्सिबल। इसके अकॉर्डिंग एंजाइम्स आर फ्लेक्सिबल। लॉक एंड की थ्योरी, जो पिछली थ्योरी हमने पढ़ी, उसके मुताबिक एंजाइम बहुत रिजिड होता है, बहुत फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, वो कभी कभार अपने एक्टिव साइट को भी चेंज कर लेता है या अपने ओवरऑल शेप को भी चेंज कर लेता है। तो इंड्यूस फिट की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हमें पता चलता है कि एक एंजाइम बहुत सारे नहीं तो कम से कम 2 या 3 सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कर सकता है।